यहाँ पे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैट्स का पार्ट 3। तो मेन कॉन्सेप्ट इसमें बस वही है कि जैसे ही तुमने कनेक्ट कर दिया दोनों कंडक्टर्स को, दोनों बॉडीज को, कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स, जैसे ही दो बॉडीज को कनेक्ट करते हो उनका पोटेंशियल सेम हो जाता है। चलो, कैपेसिटर प्रोवाइड्स टेम्पररी स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन सर्किट्स एंड कैन बी मेड टू रिलीज द एनर्जी when required. The property of a capacitor that characterizes its ability to store energy is called its capacitance. अब ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट तो सारे चार्जेस पे लग रही है, हर जगह लग रही है ना, तो सारे जितने भी ये नेगेटिव चार्जेस है सब पे इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा। कहाँ लगेगा? टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। अब कैपेसिटर के बारे में हमने जानकारी ले ली है कि भाई कैपेसिटर की कैपेसिटी, पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी कितनी, एनर्जी कितनी स्टोर होती है, काम कितना करोगे। अब लेकिन एक सिंगल कैपेसिटर तो मिलेगा नहीं, कैपेसिटर मिलेंगे आपको कॉम्बिनेशन में। सबसे पहला कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कैपेसिटर का। सीरीज कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का होता है। देख लो तुम्हें कितने बढ़िया तरीके से मैंने पूरा तोड़ के बता दिया, और देखो कितना हैंडी, कितना हेल्पफुल होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। तुम्हें करने की जरूरत नहीं, तुम ये देख के ही बता सकते हो। समझ रहे हो? बड़े ध्यान से इस चीज को देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। समझो, बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे इतने आसानी से हो जाएंगे ना, तुम्हें समझ नहीं आएगा। मतलब चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से घटाना पड़ता है तो ये नेट हो जाती है, और जो नेट है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है वो मैं बता दे रहा हूँ। मैग्नीट्यूड जो हो जाता है नेट का, दैट इज इक्वल टू जो ओरिजिनल थी डिवाइडेड बाय के के बराबर। ठीक है, यहाँ के क्या है? के है तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आई थिंक ये पूरा केस तुम लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ गया कि बैटरी कनेक्ट होगी तो क्या चेंजेस आएंगे। याद रखो। हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के? सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। एंड क्या कर रहे हैं हम लोग बॉस? हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी सारांश की बहुत ही अमेजिंग सी सीरीज रन कर रहे हैं, जिसमें आप सभी को बहुत ही क्रिस्प और एकदम टाइमली फैशन में सारा का सारा एनसीईआरटी से रिलेटेड कंटेंट है वो यहाँ पे आपको मिल रहा है, जिससे आप नीट 2023 के लिए एकदम रॉक सॉलिड तरीके से अपनी तैयारी को फिनिश कर सको। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैट्स का पार्ट 3। ठीक है, इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी हो चुका है। जिन जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है प्लीज गो हैव अ लुक एट इट। बहुत अच्छा सेशन है वो, जिसमें हमने काफी सारी बातें की हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस के बारे में, गॉस लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, कंडक्टर, सबके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत फ्रूटफुल और बहुत ही कम समय में पूरा क्विकली रिवाइज करवाया है। डू हैव अ लुक, आपको बहुत अच्छा इंसाइट मिलेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका मेजर जो पोर्शन इलेक्ट्रोस्टैट्स पार्ट 3 का वो है कैपेसिटर से रिलेटेड। कैपेसिटर यू ऑल नो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर साल आपको एक या दो क्वेश्चन कैपेसिटर से ही मिल जाता है, और कैपेसिटर का यूजेस तो हैं ही बहुत सारे। सो प्लीज इस चैप्टर को, इस सेशन को बहुत ही ध्यान से देखना, और जिन जिन को आता है कैपेसिटर्स बहुत अच्छे से है तो यार आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रिवीजन तो हो ही जाएगा। जिन जिन को कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम्स इस सेशन में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सो इसी के साथ यार हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एंड कुछ टॉपिक एक रह गया था बेसिकली, जब हम कंडक्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पिछले सेशन का, वो अभी हम जरा एक दो टॉपिक रह गए हैं उसको हम फर्स्ट कवर कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारे कैपेसिटर के डिस्कशन को। ठीक है, तो देखो ये सिनेरियो ये है कि दो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं। ठीक है, इनको चार्ज देना दे दिया मैंने इंडिविजुअली Q1 और Q2, और इनको मैंने कनेक्ट कर दिया, इनको मैंने कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने से होता क्या है, जैसे ही मैंने इनको एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। ठीक है, जैसे ही आपने किसी को कनेक्ट किया उसका पोटेंशियल क्या हो गया? सेम हो गया। अब पोटेंशियल अगर सेम हो गया है दोनों का, तो इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा कि इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल रहेगा, इसके सरफेस की कितना पोटेंशियल रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी के Q1 डैश अपॉन ए, जो भी इसका रेडियस है, और इसके सरफेस पे क्या पोटेंशियल रहेगा? के Q2 डैश अपॉन बी। पहले क्या पोटेंशियल था? पहले था के Q1 अपॉन ए, और बाद में कितना था, मतलब इसका कितना था? इसका था के Q2 अपॉन बी। तो इन दोनों का जो पोटेंशियल था पहले अलग था, पहले अलग था, एंड क्योंकि अलग था और मैंने कनेक्ट कर दिया तो अब बाद में जाके बराबर होगा। तो बाद में जाके बराबर होगा तो हो सकता है कुछ चार्ज यहां से उठ के इधर चला गया, उधर से उठ के इधर आ गया। ओके, सो फाइनली मैं ये बोल रहा हूं, इस पे चार्ज Q1 डैश हो जाएगा, इस पे Q2 डैश हो जाएगा, और अब जो इन पे पोटेंशियल है वो बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो? अब जो इन पे पोटेंशियल है वो बराबर हो जाएगा, और यहीं से रिलेशन आप देख सकते हो आ जाता है कि Q1 डैश की जो वैल्यू है वो हो जाती है A अपॉन बी टाइम्स Q2 डैश के बराबर। ठीक है, अब देखो जो Q1 और Q2 थे, भाई Q1 और Q2 थे,
उसका जो नेट सम था, Q1 Q2 का जो नेट सम था, वो तो इनिशियली और बाद में दोनों केस में बराबर ही रहेगा। मतलब पहले जो Q1 प्लस Q2 था, बाद में वो Q1 डैश प्लस Q2 डैश के बराबर रहेगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो है ही। चार्ज कहीं से क्रिएट तो हो नहीं रहा, ना ही चार्ज डिस्ट्रॉय हो रहा है। जितना चार्ज पहले क्यूमुलेटिव दोनों बॉडीज का था, उतना ही बाद में भी रहेगा। वो तो कहीं से क्रिएट या डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं सकता, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगेगा। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगेगा तो क्या वहां से मैं Q1 डैश की वैल्यू निकाल सकता हूं? कितना होगा? सिंपल, आपको Q1 डैश की जगह यहाँ पे Q2 डैश Q1 डैश की जगह Q2 A अपॉन B Q2 डैश रख दोगे तो फाइनली आपकी Q2 डैश की वैल्यू आ जाएगी, और Q2 डैश की वैल्यू ये रही। कितनी है? Q1 प्लस Q2 B अपॉन A प्लस B। यहाँ पे ये आपका Q2 डैश है। और सिमिलरली आप उसी में Q2 डैश में ही आप B जो भी आपकी Q2 डैश वैल्यू आ रही है उसको आप उसमें अगर आप a बाय बी मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा? यहाँ पे a बाय बी मल्टीप्लाई करो, b से b कैंसिल, a ऊपर आ जाएगा, तो ये आपकी आ जाएगी Q1 डैश की वैल्यू। ठीक है, ये बाद के चार्जेस हैं जो कि इस पे आ रहे हैं। तो इससे रिलेटेड बेसिकली आपके क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं? इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कितना चार्ज यहाँ से यहाँ गया, कितना चार्ज यहाँ से यहाँ गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं क्या हो गई। तो उससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन सवाल किए जा सकते हैं कि पहले भाई Q1 था, बाद में Q1 डैश है, तो अगर मेरे को चार्ज पता करना है, कितना चार्ज फ्लो हुआ है यहां से इधर जा रहा है, तो कैसे पता करूंगा? बेसिकली कि Q1 में से Q1 डैश को घटा दो, तुम्हें पता चल जाएगा कि Q कितना फ्लो हुआ। ठीक है, मतलब Q की वैल्यू कितनी है? Q1 माइनस Q1 डैश, सिंपल एज दैट। तो Q1 डैश की जो भी वैल्यू है यहाँ पे रख देना, आपको Q की वैल्यू पता चल जाएगी, जितना चार्ज मूव हुआ है। सो मेन कॉन्सेप्ट इसमें बस वही है कि जैसे ही तुमने कनेक्ट कर दिया दोनों कंडक्टर्स को, दोनों बॉडीज को, कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स, जैसे ही दो बॉडीज को कनेक्ट करते हो उनका पोटेंशियल सेम हो जाता है। और पोटेंशियल सेम करने के लिए चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, चार्ज इधर से उधर मूव कर जाएगा, दैट्स इट। यही मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की बात करूं तो वो b बाय a के रेशियो के बराबर रहता है। ठीक है, आप यहां से डिवाइड करके भी देख सकते हो। सिग्मा, आप एरिया दोनों का अगर 4 पाई बी स्क्वायर, देखो बेटा सिग्मा 1 क्या है? सिग्मा है बेसिकली आपका जो भी चार्ज है डिवाइडेड बाय एरिया, जो भी चार्ज है डिवाइडेड बाय एरिया। तो बाद में Q1 डैश है बेसिकली, Q सिग्मा 1 डैश सिग्मा 2 डैश के बारे में बता रहे हैं। तो बाद में Q1 डैश कितना हो जाएगा? अगर मैं सिग्मा 1 डैश की बात करूं तो Q1 डैश बाय एरिया हो जाएगा। और Q1 डैश कितना था? Q1 डैश है मेरा Q1 प्लस Q2 A डिवाइडेड बाय एरिया हो जाएगा मेरा कितना? अच्छा, A प्लस B, और एरिया कितना हो जाएगा? एरिया विल बी इक्वल टू कितना है इसका? है 4 पाई ए स्क्वायर। सो ए के से ए के कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई ए हो गया। ऐसी सिग्मा 2 डैश भी देखोगे तो सिग्मा 1 डैश, ये तो पूरी एंटायर क्वांटिटी सेम रहेगी दोनों के लिए, बस ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए आ गया। तो सिग्मा 1 डैश ए के और सिग्मा 2 डैश बी के, तो सिग्मा 1 डैश इस सिग्मा 2 डैश कितना हो जाएगा? ए बाय बी के बराबर। ये एक एनालिसिस भी आप यहां से निकाल सकते हो। ठीक है, सो अल्टीमेटली मेन सीन तो वही है, पोटेंशियल सेम होगा और उससे रिलेटेड कहानी कैन बी डिराइव्ड ऑन द मोमेंट। ठीक है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है आपसे, चार्ज पूछ सकता है, आप सारे फिगर्स याद थोड़ी रख सकते हो। आपको मेन चीज बस याद रखनी है कि पोटेंशियल सेम रहेगा। whenever conducting two bodies are connected, potential will be same, potential becomes same। ठीक है, सो ये एक मेन चीज को याद रखना। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। एक ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि यहीं से फिर अब कैपेसिटर की जर्नी चालू होती है। तो यहाँ पे क्या आपने बनाया? यहाँ पे बनाई कंडक्टिंग प्लेट्स। यहाँ पे क्या बनाई? कंडक्टिंग प्लेट्स। अब कंडक्टिंग प्लेट्स है तो जो भी चार्ज दोगे कहाँ जाएगा? सरफेस पे। कहाँ? सरफेस के एक जाएगा इस तरफ, एक जाएगा दूसरी तरफ। ठीक है, तो एक तुमने इसको चार्ज क्यों दिया? तो भाई थोड़ा बहुत चार्ज यहाँ जाएगा और थोड़ा बहुत चार्ज यहाँ जाएगा। एक्चुअली इस केस में तो बराबर बराबर रहेगा, क्योंकि अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रखनी है। समझ में आ रहा है? तो Q/2 यहाँ चला गया, Q/2 यहाँ चला गया। ओके, ये तो सिंगल की बात कर दी। जब ऐसे कॉम्बिनेशन रहता है तो कैसे सॉल्व करते हैं? कॉम्बिनेशन में आपको ये बता दिया कि इस प्लेट को मैंने -3 दिया, इसको 4 कूलम दिया, इसको 5 कूलम दिया। इसकी शॉर्टकट ट्रिक बड़ी सिंपल सी है। शॉर्टकट ट्रिक क्या है? देखो बताता हूँ। आपको क्या करना है, जितने भी ये चार्जेस हैं, जितने भी ये चार्जेस सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो। ऐड किया 5 4 9, 9 में से 3 गया 6 कूलम। जो भी आंसर आ रहा है सबको ऐड करने के बाद Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 करो और डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, तो इसको करोगे तो क्या आ जाएगा? 6 कूलम बाय 2 यानी 3 कूलम। अब ये 3 कूलम चार्ज जो है ना, पहली प्लेट, सबसे लेफ्ट में जो प्लेट है, सबसे पहली प्लेट, उसके बाहर वाले पोर्शन पे बना दो। तो यहाँ पे +3 कूलम मैंने बना दिए, ये आ गया मेरा +3 कूलम चार्ज।
और सबसे आखिरी सबसे राइट वर्ड प्लेट के बाहर वाले हिस्से पे यहां बना दो तो यहां आ जाएगा +3 कूलम चार्ज। सिंपल, ठीक है। इतना क्या करना था, सारे चार्जेस को ऐड करना है। 3 कूलम आया, उसको लेफ्ट मोस्ट प्लेट के सबसे बाहर वाले भाग पे और राइट वर्ड प्लेट के सबसे बाहर वाले भाग पे बना दो। और अब उसके बाद देख लो, यहां 3 आ गया, -3 है, तो यहां कितना हो जाएगा, यहां पे टोटल -3 रखना है मेरे को, तो 3 इधर आ गया, तो भाई यहां पे -6 होगा ना, होगा कि नहीं होगा, यहां पे -6 कूलम होगा ना, क्योंकि -6 + 3 ही तो -3 होगा। सिंपल। अब यहां जितना चार्ज है उसका जस्ट ऑपोजिट बट सेम इन मैग्नीट्यूड यहां आ जाएगा, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी +6 कूलम। समझ में आया? अब ठीक है, इस पे टोटल 4 था, इस पे 6 तो इधर ही आ गया, तो इधर कितना होना चाहिए ताकि 4 रहे, यहां -2 रहेगा, यहां -2 कूलम रहेगा, क्योंकि -2 + 6 जोड़ोगे तभी 4 आएगा। अब यहां नेगेटिव आ गया, तो यहां कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा +2 कूलम। समझ में आ रहा है? कुछ क्लियर है? इस हिसाब से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी। अब पूछ क्या रहा है हमसे, हमसे पूछ रहा है कि भाई ये बताओ, चार्ज दैट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट सरफेस ऑफ प्लेट बी, प्लेट बी के बाएं हाथ पे, लेफ्ट हैंड साइड पे कितना, मतलब इस सरफेस पे कितना चार्ज आ रहा है। तो अभी जस्ट हमने देखा इस सरफेस पे तो चार्ज आ रहा है सर +6 कूलम। यस, तो आंसर क्या है क्या ऑप्शन +6? यस, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आप लोगों को? तो इस हिसाब से आपको पूरा एनालिसिस करना है, पूरा गेम समझना है कि किस हिसाब से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा और आप समझ सकते हो। ठीक है, ओके सर, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं यहां से हम कैपेसिटर्स के बारे में। कैपेसिटर्स के बारे में पता करते हैं कि भाई अब कैपेसिटर्स क्या है। कैपेसिटर और कंडेंसर, बहुत कॉमनली इसको कंडेंसर देखोगे आप, जैसे फैंस में होता है, जैसे कोई भी ऐसी डिवाइस जहां पे सडन आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आपको नहीं देखा होगा गर्मियों में आपके पंखे में बहुत दिनों के यूजेज के बाद उसकी स्पीड कम हो जाती है, और वो स्पीड कम होने का रीजन बस इतना रहता है कि एक जो सडन चार्ज इन एनर्जी चाहिए। देखो बिजली तब भी आ रही है, पंखा जो है, पंखे में बिजली तो कभी गायब ही नहीं हुई, 220 वोल्ट का सप्लाई तो आ ही रहा है आपके घर में, वो तो जाते ही नहीं है। अब 220 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है तब भी मेरा पंखा धीमा क्यों हो गया? पंखा धीमा होने का रीजन ये है कि उसको एक सडन रिक्वायरमेंट थी एनर्जी की, जिससे अपनी स्पीड बढ़ा सके, वो नहीं मिल पाई, वही नहीं मिल पाई। और वो नहीं मिल पाती क्योंकि उसका कंडेंसर या कैपेसिटर खराब हो जाता है। तो आपने देखा होगा पंखों में एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर खरीद के लाते हैं, बहुत सस्ता आता है, ज्यादा महंगा नहीं, 60-70 रुपए का आता है, और वो बस लगा दो एक छोटी सी डिवाइस, तो फैन वापस से अपनी स्पीड कैप्चर कर लेता है। ठीक है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। अब इसी को, वो एक केस होता है सिलेंड्रिकल कंडेंसर का, ठीक है, या सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का। तो वही कैपेसिटर्स हम देखेंगे। मैक्सिमम जो हमें देखना है, मैक्सिमम जो केस स्टडीज हमें देखनी है, वो देखनी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, ना ही सिलेंड्रिकल की और ना ही स्फेरिकल की। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या है? इट्स अ डिवाइस दैट स्टोर्स एनर्जी, इट स्टोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी। तो फील्ड एनर्जी वो स्टोर करता है और वही सडन आपको एनर्जी देता है। एक आप लोगों को टास्क दूंगा, कभी आपको गलती से कंडेंसर मिल जाए वही सिलेंड्रिकल वाला, तो उसमें देखना ऐसे 2 वायर्स निकले रहते हैं, ऐसे 2 वायर्स निकले रहते हैं। ठीक है, अब ये बड़ा स्टैंडर्ड सा तरीका होता है चेक करने का कि कैपेसिटर या कंडेंसर काम कर रहा है कि नहीं, पुराना हो गया कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, क्या करना, इसको कनेक्ट करवाना, इसको कनेक्ट करना एक स्विच बोर्ड में, इसको कनेक्ट करना कहां पे? एक स्विच बोर्ड में। और स्विच बोर्ड में कनेक्ट करने के बाद इसके दोनों वायर्स को आपस में टैप कर देना, इसको आपस में टैप कर देना। और जैसे ही तुम इसको टैप कर दोगे, जैसे ही इसको टैप कर दोगे, तो होगा क्या पता है? इसको टैप करने पे एक सडन चार्ज इन एनर्जी आएगा, एक सडन एनर्जी का सोर्स तुम्हें दिखेगा। और सडन एनर्जी का सोर्स तुम्हें जैसे ही दिखेगा, भाई तुम सिंपल सी चीज समझ जाना कि हाँ कैपेसिटर काम कर रहा है, उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है। ठीक है, ओके सर, चलो करेंगे हम, जिसके जिसके पास टाइम रहेगा आफ्टर नीट करके देखना, अभी करने की कोई जरूरत नहीं है। और घर की बिजली मत गायब कर देना, क्योंकि फिर तुम्हें अच्छी खासी मार पड़ जाएगी। दैट्स नॉट गुड। एग्जाम से पहले वैसे ही इतनी परेशानी, एंजाइटी, स्ट्रेस रहता है, अभी पेरेंट्स मार भी देंगे तो बहुत बुरा लगेगा। और तो चलो, कैपेसिटर प्रोवाइड्स टेम्पररी स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन सर्किट्स एंड कैन बी मेड टू रिलीज द एनर्जी व्हेन रिक्वायर्ड। The property of a capacitor that characterizes its ability to store energy is called its capacitance. It's called its capacitance. ठीक है, चलो समझ आ गया सर, बढ़िया। अब कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक स्फेरिकल कंडक्टर या बेसिकली स्फेरिकल कैपेसिटेंस की बात करता हूँ। तो देखो, स्फेरिकल कैपेसिटेंस क्या होता है? आप लोगों ने कंडक्टर तो देखा होगा, उसके ऊपर चार्ज रहता है, उसको चार्ज मान लो प्लस क्यू दे दिया, बिल्कुल सर दे दिया आपने।
अब होगा क्या कि इस प्लस क्यू चार्ज को अगर आपने इस कंडक्टर को दिया है तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी, बिल्कुल बनेंगी, जेन्युइनली बनेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से ऐसे बाहर की तरफ जाती बनेगी, ठीक है, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी। कहां तक जाएंगी? ये इंफिनिटी तक खींचेंगी, ये इंफिनिटी तक फील्ड लाइंस खींचती चली जाएंगी, ठीक है। ओके सर, बढ़िया बढ़िया। अब इसके सरफेस पे जरा बताओ कितना पोटेंशियल। तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना है? इसके सरफेस पे सर पोटेंशियल तो होता है के कैपिटल क्यू बाय आर, सिंपल, अगर इसका रेडियस आर है। और इंफिनिटी पे कितना पोटेंशियल है? ये है सरफेस पे। और इंफिनिटी पे कितना है? इंफिनिटी पे हो जाएगा 0। क्लियर? अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ हो रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से रन कर रही है, कहां से ओरिजिनेट हो रही है? सरफेस से ओरिजिनेट हो रही है और कहां तक जा रही है? इंफिनिटी तक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, तो कोई क्वेश्चन की बात नहीं है, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का घर क्या है? घर वो है जहां पे वो रहती है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमें भले नहीं दिखता, इसका ये मतलब नहीं घर नहीं है, घर बिल्कुल है। हमें तो अमीबा बैक्टीरिया का भी घर नहीं दिखता, लेकिन उनके भी घर है कि नहीं? तो मुद्दे की बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। और अगर एनर्जी है तो क्यों ये कैपेसिटर की तरह काम नहीं कर रहा? बिल्कुल काम कर रहा है। मतलब एक कंडक्टर को अगर मैंने चार्ज दे दिया क्यू, किसी भी शेप का हो, यहां तो चलो स्फेरिकल है तो अभी कैपेसिटी बताऊंगा, लेकिन किसी भी कंडक्टर को मैंने चार्ज क्यू दे दिया तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो तब भी बन जाएगी। तो क्या उसका कैपेसिटेंस होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, शॉर्ट शॉर्ट बात है। जहां तुमने किसी को चार्ज दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। और अगर एनर्जी है तो वो एक कैपेसिटर की तरह काम करेगा। समझ में आया? ठीक है। तो वही हम एनर्जी पता कर रहे हैं जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में स्टोर्ड है। वो कैसे पता करेंगे? सिंपल सा तरीका है कि जो भी आपकी चेंज आएगा, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज डेल्टा वी कितना आ जाएगा, माइनस करके देख लो, सरफेस माइनस इंफिनिटी कितना आ रहा है? के क्यू बाय आर, ठीक है। ये हो गया। मैं सपोज पोटेंशियल डिफरेंस को वी ले लेता हूं। अब वी को इधर ले आओ, बाकी सब इधर ले आओ, तो क्यू बाय वी, क्यू बाय वी जो आप देख रहे हो कितना आ जाएगा? क्यू बाय वी की वैल्यू हो जाएगी सर आर बाय के। के क्या होता है? 1/4πε0। तो ये कितना आ गया? 4πε0 इंटू आर। अब ये जो क्यू बाय वी देख रहे हो ना, वही कहलाती है कैपेसिटी। कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर कितनी हो गई? वो हो गई सर क्यू बाय वी, जो कि हो रही है 4πε0 इंटू आर। खत्म बात। समझ में आया? ये होगी कैपेसिटी किसकी? इस स्फेरिकल कैपेसिटर की। क्लियर है? कैसे निकालते? 4πε0 आर। सपोज यहां मीडियम डाल दिया, यहां पे कोई मीडियम डाल दिया, तो कुछ नहीं करना, ε0 की जगह एप्सिलॉन उस मीडियम का ले लेना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया तो k इंटू ε0 कर देना। रिलेटिव परमिटिविटी दे दी तो रिलेटिव परमिटिविटी इंटू ε0 कर देना। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप समझते हो, इस तरीके से आपको समझ में आता है। ओके, तो ये होता है स्फेरिकल कैपेसिटेंस। आई सपोज सबको इस चीज समझ में आई है एंड यू आर नाउ अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि मेन एलिमेंट है, मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन, क्योंकि क्वेश्चन तो इसी से आना है। ठीक है, तब देखो किस हिसाब से होता है। यहां पे क्या करते हैं, तरीका तो देखो यही है कि यार आप बेसिकली क्या करो, चार्जेस दे दो और उसको एक बैटरी के अगेंस्ट खड़ा कर दो, तो यहाँ पे इंटरनल साइड पे प्लस क्यू माइनस क्यू डेवलप हो जाएगा। या फिर चार्जेस दे दो और उसे ग्राउंड कर दो, तो भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन जाता है। ग्राउंड करने से क्या होता है, बाहर के चार्जेस ग्राउंड में, इसको ग्राउंडिंग इफेक्ट बेसिकली मैंने पिछले सेशन में बताया था। बाहर का पोटेंशियल जीरो, मतलब जितने भी चार्जेस है वो यहाँ चले जाते हैं और यहाँ के चार्जेस इधर आ जाते हैं और यहाँ के भी चार्जेस सब इधर आ जाते हैं। ठीक है, जो भी तुम चार्ज दोगे पूरा का पूरा इंटरनल साइड में आ जाएगा। अब इंटरनल साइड में इस साइड का अगर तुमने डेवलपमेंट देख लिया ना, तो देखो मजे की बात क्या है, यहाँ पे हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेवलपमेंट। पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेवलपमेंट हो जाता है। और बस क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो एनर्जी तो होगी, और वो एनर्जी कैलकुलेट करना है, वही है तुम्हारी कैपेसिटी, वही बताएगी तुम्हारी कैपेसिटी। तो यहाँ पे भी कैपेसिटी में डिस्कस करूंगा उसी फॉर्मुलेशन से, Q अपॉन V। बेसिकली जो कैपेसिटेंस है दैट इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, जितना भी बॉडी पे चार्ज रहेगा उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा रहेगा तो एनर्जी भी ज्यादा रहेगी, एनर्जी जो इसके अंदर है वो भी ज्यादा रहेगी। समझ रहे हो? ठीक है, ओके, चलो बढ़िया। और इसके बारे में बात करते हैं और डिस्कशन करते हैं। तो एनर्जी कितनी स्टोर होती है, एनर्जी की बात, तो एनर्जी असल में होती कितनी है स्टोर। तो देखो, अगर इनिशियली अनचार्ज था, बाद में तुमने क्यू चार्ज दे दिया और पूरा का पूरा क्यू इसके इनर साइड में आ चुका है। ठीक है, तो असल में तो देखो मेथड होता है कि भाई किस हिसाब से एनर्जी इधर आएगी और जो वो एनर्जी रहेगी
बैटरी के थ्रू पास होके यहाँ जितनी एनर्जी रहेगी वो कितनी हो जाती है, बट हम इसको ओवरऑल होलिस्टिकली समझते हैं कि जो एनर्जी रहेगी हमें डेरिवेशन में एंट्री करने की जरूरत नहीं है, दैट इज गोइंग टू बी हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, या फिर उसको हाफ सी वी स्क्वायर भी बोल सकते हो, ठीक है, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, या फिर उसको तुम हाफ सी वी स्क्वायर भी बोल सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक ये पूरी चीज आपको समझ में आ चुकी है, एंड अब चलो आगे बात करते हैं इसकी एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ये होगी। इसके साथ साथ मैं एक और चीज निकालना चाह रहा हूं, एनर्जी डेंसिटी भी, तो एनर्जी डेंसिटी भी निकालते हैं। एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी? एनर्जी डेंसिटी कुछ नहीं है, जो भी इसका टोटल वॉल्यूम है एनर्जी से डिवाइड कर दो, तो एनर्जी डेंसिटी यू से डिफाइन करता हूं मैं, एनर्जी डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम, ये हो जाती मेरी एनर्जी डेंसिटी। ओके, कितनी हो जाएगी? हाफ सी वी स्क्वायर है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ए इंटू डी। अच्छा, एक सी का मैं तुम्हें जनरलाइज बताऊं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए होता कितना है, चलो वो भी डिफाइन कर लेते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए सी की वैल्यू कितनी होती है ये बता देता हूं। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, चलो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। यहाँ पे मान लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी कितनी हो जाएगी? E will be equal to whatever is the potential difference between the plates divided by the distance between them. E is equal to delta V by delta T होता है ना। जिन लोगों को लग रहा है सर नेगेटिव नहीं लगा है, भाई नेगेटिव का मतलब ये होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यहाँ बस मैं मैग्नीट्यूड से मतलब रख रहा हूँ, दैट्स इट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा? जितना पोटेंशियल है दोनों प्लेट्स के बीच में डिवाइडेड बाय जो भी ये दूरी है डेल्टा V by डेल्टा R ही तो होता है। अब ये मुझे बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो एक चार्ज एक लाइन चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है ये, और लाइन चार्ज की वजह से राइट हैंड साइड पे जो पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कितनी होती है? इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा दैट इज गोइंग टू बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मानते हो कि नहीं? साथ ही साथ इस नेगेटिव की वजह से कितना होगा, इसकी वजह से भी इसी डायरेक्शन में होगा, कितना हो जाएगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मानते हो कि नहीं मानते? देख लो, एक लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज की वजह से इधर वाले रीजन में और इधर वाले रीजन में दोनों ही तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो रही है दोनों की वजह से, तो नेट कितनी हो जाएगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इन दोनों का सम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू वी बाय डी। ये आ गया। अब सिग्मा की जगह क्या रखोगे? सिग्मा की जगह रखूंगा मैं Q बाय A, व्हाटएवर इज द चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू V बाय D। आ गया मेरा Q बाय V। Q बाय V कितना आ रहा है? Q बाय V विल बी इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D, जो कि होता है मेरा कैपेसिटेंस। सो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटी कितनी होती है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटी होती है दैट इज A एप्सिलॉन नॉट बाय D से डिफाइन होती है, ठीक है। एक स्फेरिकल के लिए बता दिया, अब इसके लिए बता दिया। अब चलो इसको समझ गए हो, तब आगे बात कर सकते हैं एनर्जी डेंसिटी के बारे में। तो C की जगह क्या रख दूंगा मैं? C की जगह रख दूंगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D इंटू V स्क्वायर बाय D, ठीक है। और A के तो था ही, तो A के से A के कैंसिल, ये V बाय D का होल स्क्वायर हो जाएगा, और V बाय D सब बच्चे को पता है E होता है। V बाय D कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फाइनली आंसर पता है क्या आ जाता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये होता है एनर्जी डेंसिटी, जो कि हमें याद रखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी डेंसिटी रहती है दैट ऑब्वियसली इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। आपको ये फॉर्मुलेशन याद रखना है, ठीक है। इस हिसाब से आप एनर्जी बता सकते हो, बस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके। आपको पता होना चाहिए जो भी फील्ड इंटेंसिटी, बेसिकली फील्ड इंटेंसिटी नहीं, एनर्जी डेंसिटी जितनी भी होती है वो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, जहां पे E होता है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर, ठीक है सर। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है सर प्लेट्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में? कोई नहीं, अभी बता देता हूं, देखो अभी बताता हूं। ये मेरी प्लस क्यू चार्ज था, ये मेरा नेगेटिव क्यू चार्ज था, बिल्कुल। इस प्लस क्यू की वजह से नियर बाय रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी हो जाएगी?
नियर बाय रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सर वो हो जाएगी टूवर्ड्स राइट, और कितनी हो जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट तो सारे चार्जेस पे लग रही है, हर जगह लग रही है ना, तो सारे जितने भी ये नेगेटिव चार्जेस है सब पे इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगेगा, कहां लगेगा, टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। तो फोर्स कहां लगेगा, फोर्स इधर लगेगा भाई, फोर्स इधर लगेगा। तो ओवरऑल क्या मैं बोल सकता हूं जो नेट फोर्स रहेगा वो टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट रहेगा, बिल्कुल बोल सकते हो। और एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ की वैल्यू हो जाएगी जो भी आपका चार्ज है टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बिल्कुल, चार्ज कितना है, चार्ज है मेरा सर माइनस क्यू, या क्यू माइनस क्यू, क्यू क्यू यहां थोड़ी साइन लेना है, दैट इज इक्वल टू क्यू, क्यू इंटू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब एक सिग्मा में है एक क्यू में है, एक ही में करो, तो या तो इसको सिग्मा कर दो या फिर इस सिग्मा को क्यू बाय ए लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ गया, ये फोर्स आ गया। अब ये फोर्स नेगेटिव पे लग रहा है तो पॉजिटिव पे कितना लगेगा, उतना ही लगेगा, सिंपल सी चीज। फोर्स, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करता है, तो इधर पे इधर लग रहा है तो पॉजिटिव पे टुवर्ड्स राइट लगेगा, मतलब दोनों प्लेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। और क्या मैग्नीट्यूड रहता है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, सो रिलेशन इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है यार, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस पे। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, सो आप लोग समझ चुके होंगे इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट, वर्क डन इन चेंजिंग द डिस्टेंस। वर्क डन कुछ होता है क्या, बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा, क्यों नहीं होगा। देखो, जब इसके बीच के प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d है और ये बोल रहे हैं कि भाई 2d कर दो, इन दोनों को दूर ले जाओ, तो ऑब्वियसली इनके बीच में एक तो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, अब तुम दूर भी कर रहे हो तो एनर्जी तो तुम्हें देनी पड़ेगी, मतलब वर्क डन तो होगा, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, बिल्कुल होगा, लेकिन वैल्यू कैसे निकालोगे, तो वैल्यू निकालने के लिए मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है मेरा डेल्टा यू के बराबर, सिंपल एज दैट। डेल्टा यू का कॉन्सेप्ट, भाई यहाँ पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पे भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, फाइनल माइनस इनिशियल कर दूंगा, डेल्टा यू आ जाएगा, उस डेल्टा यू को यहाँ रख दूंगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आ जाएगा, सिंपल सी चीज। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हो जाएगा, फाइनल स्टेट में जो एनर्जी है, फाइनल स्टेट में एनर्जी कितनी है, देखो इस केस में क्या होगी, क्यू स्क्वायर बाय 2c से लिखूंगा। ठीक है, cv स्क्वायर से नहीं, क्यू स्क्वायर बाय 2c से लिखूंगा क्योंकि चार्ज ही मेरा सेम है, तो क्यू स्क्वायर बाय 2c डैश, ये बात की एनर्जी, माइनस इनिशियल कितनी, क्यू स्क्वायर बाय 2c। ठीक है, अब इनिशियल और फाइनल कैपेसिटेंस में अंतर क्या है, तो देखो इसमें कैपेसिटेंस था मेरा a एप्सिलॉन नॉट बाय d, बट यहां कैपेसिटेंस कितना हो गया, a एप्सिलॉन नॉट बाय 2d, मतलब ये बेसिकली क्या है c के टर्म्स में, ये बेसिकली c बाय 2 है, ये कितना है, ये c बाय 2 है, दिस इज c बाय 2। अभी अगर c बाय 2 है, ये अगर c बाय 2 है तो इस c बाय 2 को भाई यहां रखो, इस c बाय 2 को यहां रखो, ये हो जाएगा c स्क्वायर, 4 ऊपर चला जाएगा और फिर माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे c आ जाएगा, c एज इट इज, और एक 4 ऊपर आ जाएगा, तो बाकी सब कॉमन, 4 माइनस 1 इज 3, तो फाइनली आंसर जो आ जाएगा 3/4 क्यू स्क्वायर, दो बार 2 क्यों लिखा है, दो बार 2 क्यों लिखा है, 2 की जरूरत एक ही बार है, दो बार थोड़ी है। ठीक है, ये आ जाएगा c स्क्वायर बाय 4 माइनस, तो ये हो जाएगा 3/2 क्यू स्क्वायर बाय c, 3/2 क्यू स्क्वायर बाय c वर्क डन होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये थी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये थी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एनर्जी है कैपेसिटर के अंदर, टोटल माइनस कर दोगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आ जाएगा। इतना काम तुम्हें करना पड़ेगा दोनों प्लेट्स को आने के लिए। वर्क देख लो, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि मुझे काम करना पड़ेगा, मेरी एनर्जी डिसिपेट होगी, और वही एनर्जी कहां चली जाएगी, वही एनर्जी इसमें फील्ड लाइंस के टर्म्स में स्टोर हो जाएगी। समझ में आ रहा है, वही एनर्जी इसमें फील्ड लाइंस के टर्म्स में स्टोर हो जाती है। ओके, सो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई है, और अब आगे बढ़ते हैं सर। इसके बाद हीट कितनी जनरेट होती है सर, चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट। देखो स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया, एक कैपेसिटर को चार्ज करने क्या करो, एक बैटरी के अगेंस्ट लगा दो, एक बैटरी के अगेंस्ट लगा दो। अब बैटरी के अगेंस्ट लगाओगे तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे चार्ज हो जाएगा भाई, इतना चार्ज हो जाएगा जिससे कि इसके अगेंस्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो। समझ में आ रहा है, इस पे इतना चार्ज आ जाएगा जितना कि पोटेंशियल डिफरेंस यहां है उतना ही यहां हो जाए।
तो बोल सकते हो इसके पीछे पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल यानी पॉजिटिव चार्ज यहां डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव यहां डेवलप हो जाएगा, और ये नेगेटिव की वैल्यू माइनस CV और ये पॉजिटिव की वैल्यू प्लस CV हो जाएगी। मानते हो कि नहीं? बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, इतना हो जाएगा। और तब जाके सिस्टम अपने स्टेट में आ जाएगा, रेस्ट स्टेट में, कि अब कोई भी चार्ज फर्दर मूव नहीं हो रहा क्योंकि पोटेंशियल सेम हो गया। जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा। ठीक है, ओके। अब ये होता कैसे, ये होता कैसे उसमें समझोगे तभी जाके हीट जनरेटेड का कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। तो देखो ये होता कैसे, उसको समझाने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। ये बनाता है मैंने डायग्राम, ठीक है, ये सेल है। अब देखो हो क्या रहा है, छोटा सा DQ चार्ज यहां से उठ रहा है, छोटा सा DQ प्लस DQ चार्ज उठ रहा है। वो DQ चार्ज यहां से ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ऐसे 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 बैटरी के अगेंस्ट, ऐसे जाके और वहां जाके ये डिपॉजिट हो जा रहा है। फिर अगली बार में थोड़ा सा और DQ निकल रहा है और जाके यहाँ डिपॉजिट हो जा रहा है। भाई अब यहाँ से DQ चार्ज चला जाएगा तो यहाँ पे भी तो नेगेटिव नेगेटिव बनेगा, बिल्कुल बनेगा। फिर DQ गया, इधर आ गया। ऐसा DQ का मोशन कब तक चलता जा रहा है? ऐसे DQ का मोशन तब तक चलता जा रहा है जब तक कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V के बराबर हो जाए। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V के बराबर हो जाए। ठीक है, अब वो V के बराबर हो जाएगा, मान लेते सपोज एक टाइम के बाद V के बराबर हो गया, तो तब तक कितना चार्ज ट्रैवल कर चुका है? तो भाई इनिशियल स्टेट में तो कोई चार्ज नहीं था, बाद में जाके कितना हो जाएगा? बाद में जाके CV हो चुका होगा। मतलब ये बोल सकता हूं कि स्विच क्लोज करने के बाद CV charge has flown across the battery. CV charge has flown across the battery, मानते हो कि नहीं? और अगर CV चार्ज फ्लो हो चुका है बैटरी के अगेंस्ट, CV चार्ज बैटरी के अगेंस्ट फ्लो हो चुका है, तो भाई देयर इज अ पर्टिकुलर वर्क डन बाय द बैटरी। समझ में आ रहा है? देयर इज अ पर्टिकुलर वर्क डन बाय द बैटरी। और वर्क डन बाय द बैटरी कितना होगा? वर्क डन बाय द बैटरी कितना होगा? वर्क डन बाय द बैटरी होगा जितना भी चार्ज फ्लो हो रहा है टाइम्स द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल। तो देयर इज अ पर्टिकुलर वर्क डन बाय द बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी कितना है? वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी है मेरा जितना भी चार्ज फ्लो हुआ टाइम्स द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। तो चार्ज कितना फ्लो हुआ? CV, तो ये हो जाएगा CV स्क्वायर। इतना काम किया है मेरी बैटरी ने। ओके ठीक है, इतना काम किया मेरी बैटरी ने, मान लिया आपकी बात। अब एक बात बता दो, ये काम किया बैटरी ने तो एनर्जी कहाँ गई? इतना काम के मतलब ये एनर्जी में कन्वर्ट होगा, कहीं ना कहीं तो स्टोर होगी। तो एनर्जी कहाँ हुई? हाँ, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हुई, मानते हैं कैपेसिटर बिल्कुल एनर्जी स्टोर हुई। कितनी हुई? हाफ CV स्क्वायर। अब यहां प्रॉब्लम आ गई, भाई काम हुआ CV स्क्वायर का, एनर्जी स्टोर हुई हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी स्टोर कितनी हुई? एनर्जी स्टोर कैपेसिटर में, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितनी है? वो हो गई हाफ CV स्क्वायर। अब यही प्रॉब्लम आती है कि भाई काम तुम कर रहे हो CV स्क्वायर का, एनर्जी दिखा रहे हो हाफ CV स्क्वायर की। भ्रष्टाचार हो रहा है क्या? पॉलिटिक्स चल रही है क्या? भ्रष्टाचार हो रहा है? घूस खा रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबका हिसाब दूंगा मैं, सबका हिसाब दूंगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, आधा CV स्क्वायर एनर्जी हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, मतलब एक कैपेसिटर को चार्ज करने में भी हीट जनरेट होती है। यहाँ पे ऐसा कोई रेजिस्टर्स लगे नहीं है, बट वो हीट के फॉर्म में एनर्जी डिसिपेट हो जाती है हर बार। जब जब तुम चार्ज करोगे कैपेसिटर को, हाफ CV स्क्वायर की एनर्जी हीट के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, सो कैपेसिटर हैविंग इनिशियल चार्ज 0 व्हेन चार्ज्ड बाय अ बैटरी, half of the total energy given by the battery is converted into heat energy। समझ में आ रहा है? ये जो गैप आ रहा है ना, CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर, यानी हाफ CV स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो गई भैया? ये हीट में कन्वर्ट हो गई, सर्किट को गर्म कर देगी। समझ रहे हो बात को? इस पूरे चीज को समझने की कोशिश करो आप लोग। ठीक है, सो आई थिंक ये पूरा एनालिसिस क्लियर है आप लोगों को। चलो आओ आगे बढ़ते हैं सर, बढ़िया मजा आ रहा है। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मेरा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, अब कैपेसिटर के बारे में हमने जानकारी ले ली है कि भाई कैपेसिटर की कैपेसिटी, पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी कितनी, एनर्जी कितनी स्टोर होती है, काम कितना करोगे। अब लेकिन एक सिंगल कैपेसिटर तो मिलेगा नहीं, कैपेसिटर मिलेंगे आपको कॉम्बिनेशन में। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कैपेसिटर का। सीरीज कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का होता है, जहाँ पे बहुत सारे कैपेसिटर आपके जोड़ दिए। ठीक है, तो सीरीज कैपेसिटर में जो फाइनल आंसर होता है वो होता है आपका 1/C effective is equal to 1/C1 plus 1/C2
प्लस 1/Cn के बराबर। ठीक है, ये होता है सीरीज कैपेसिटर में नेट रिजल्ट। अब देखो यहाँ पे कुछ हैक्स बताता हूँ, जो आपको बहुत हैंडी कर देंगे रिजल्ट को फाइंड करने में। जब कभी भी दो कैपेसिटर दिए हो C1 और C2, मत करना इस फॉर्मूले से, डायरेक्ट जो फॉर्मूला है वो बता रहा हूं, C effective will be equal to C1 C2 upon C1 plus C2। सिंपल, इस तरीके से ही तुम याद रखोगे। तो कोशिश ये करना कि 4 दिए ना, 4 दिए मान लो, तो इन दो को अलग, इन दो को अलग, बात मानो 2 2 3 3, जब वैल्यूज दी रहेंगी ना ऐसे रैंडम वेरिएबल के टर्म्स में, जब वैल्यूज दी रहेंगी ना, यहाँ 2 और 3, यहाँ 2 और 3, तो निकालना बड़ा आसान हो जाता है, 2 into 3 upon 2 plus 3 यानी 6/5। आगे 6/5 एक का, दूसरे का 4 3 है तो 4 into 3 upon 4 plus 3, आगे 12/7, फिर 12/7 और 5/3 को एक साथ और कर लो, समझो इस बात को। ठीक है, तो आप जब भी दो ऐसे रहोगे C1 C2 upon C1 plus C2 लेके करोगे, और साथ ही साथ अगर इक्वल कैपेसिटर्स हैं, मतलब ये C ऐसे लगे हुए हैं n टाइम्स, ठीक है, तो इनका जो नेट इफेक्टिव होगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी C/n, दैट इज ऑलवेज विल बी C/n। समझ में आ रहा है? ये आपको याद रखना है भाई, ये हैंडी टिप्स हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा तो वही बता रहा हूं मैं, ये पहला दूसरा तीसरा जो है वो ये बताता है कि आपको जब कभी भी कैपेसिटर सीरीज में देखेंगे आपको ये स्टेप्स यूज करनी है, ये हैंडी है आपके लिए, ये आप बहुत आराम से इनको यूज कर सकते हो कि दो देखेंगे C1 C2 अपन C1 plus C2, और साथ ही साथ जब बहुत सारे देखेंगे सीरीज में तो इस तरीके से आपको C/n से फॉर्मुलेशन आंसर निकालना है। ठीक है, आई थिंक ये सबको समझ में आ रहा है कैसे करना है और क्या एनालिसिस इसमें यूज करना है आपको। ठीक है सर, ओके, बढ़िया। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बता दो, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन भी सिंपल है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर लगे हुए हैं ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो इससे आसान क्या होगा यार, ये तो है भाई C1 plus C2 plus C3 डॉट डॉट प्लस Cn, खत्म बात। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, इस तरीके से आप इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाल सकते हो, C1 C2 C3 डॉट 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 टिल Cn, सबको जोड़ते जाओ। समझ में आ रही है बात? तो ये रहा एनालिसिस पैरेलल कॉम्बिनेशन को जोड़ने का, पिछले की स्लाइड में था सीरीज कॉम्बिनेशन को जोड़ने का। आओ इनको यूज करके कुछ केसेस निकालते हैं। अब चलो KVL KCL सब लगा के फाइनल आंसर निकालते हैं। इन द सर्किट शोन द कैपेसिटर्स आर, पहला वाला है C1 इज इक्वल टू 15 मिलीफेराड, दूसरा CT 10 है और C3 है तुम्हारा 25 मिलीफेराड। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। भाई ये दो है पैरेलल में, उसके बाद ये सीरीज में। पैरेलल वाले तो यू जोड़ो ओरली, C1 कितना है 15, C2 कितना है 10, 15 और 10 25, ये 25 हो गया और C3 25 दिया है, बराबर वाले, तो बराबर में क्या है बताइए, जब भी बराबर हो 25 डिवाइडेड बाय 2। देख एक लाइन में आंसर निकाल दिया यार मैंने, C effective will be equal to 25/2। नहीं समझ में आया, एक बार और रिपीट कर देता हूं। ये दो सीरीज पैरेलल में है, डायरेक्टली ऐड करो, 15 प्लस 10 25, 25 और 25 पैरेलल में, तो 25/2, आंसर आ गया 12.5। क्लियर है, मिलीफेराड आंसर है। ओके सर, बढ़िया। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज कैसे पता करें सर? तो चार्ज का भी तरीका बताता हूं, इसका भी एकदम शॉर्ट ट्रिक में तुम्हें आंसर बताऊंगा। देखो ध्यान से देखो होता क्या है कि अगर चार्ज सपोज Q यहां से निकल रहा है, सपोज करो चार्ज Q यहां से निकल रहा है। पहली बात तो तुमने इफेक्टिव बता दिया ना, तो इफेक्टिव से तुम क्या टोटल चार्ज Q नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हो। टोटल चार्ज Q कितना हो जाएगा भाई? टोटल चार्ज Q हो जाएगा आपका, टोटल चार्ज जितना भी Q निकल रहा है, टोटल इफेक्टिव बता दिया, C इफेक्टिव 25/2 आ रहा है। अब 25/2 आ रहा है तो जो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी दैट इज गोइंग टू बी C into V। तो C कितना है मेरा 25/2 मिलीफेराड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, ये जाएगा 5 से, 25 गुणे 5 होता है 125, यानी 125 मिली कूलम, 125 मिली कूलम। ठीक है, 125 मिली कूलम का चार्ज यहां से फ्लो हो रहा है, तो इस पे तो 125 ही रहेगा, बट इन दोनों में बंटवारा होगा। अब वो बंटवारा कैसे होगा, वो बंटवारा भी समझाता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, दोनों बताऊंगा, पोटेंशियल का भी हैक बताऊंगा और चार्ज का भी हैक बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। अब देखो जरा ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब कभी भी मैं सीरीज की बात करूंगा,
जब कभी भी मैं सीरीज की बात करूंगा, ठीक है, ये मेरा C1 हो गया, ये मेरा C2 हो गया। अब सीरीज में चार्ज तो दोनों पे सेम ही रहेगा यार, चार्ज तो दोनों पे सेम रहेगा, बट अंतर क्या आएगा, मात्र अंतर आएगा तुम्हारा पोटेंशियल में। इसमें V1 हो जाएगा, इसमें V2 होगा, ठीक है। अब होता क्या है, जो Q इज इक्वल टू CV है ना, इसमें आप देख सकते हो Q जब दोनों पे सेम है, ये चीज कांस्टेंट हो गई, तो इन दोनों को हम वेरी कराएंगे, तो ये दोनों इनवर्स रिलेशनशिप में वेरी हो रहे हैं। ये दोनों कैसे वेरी हो रहे हैं, इनवर्स रिलेशनशिप में। मतलब V1 की जो वैल्यू है वो ये डिसाइड करेगा और V2 की वैल्यू ये डिसाइड करेगा। समझ रहे हो बात को? मतलब V1 की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज गोइंग टू बी C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है। और V2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा, यानी कि C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। इसको रट लो भाई, बात मानो, इसको रट लो। सीरीज में है, पोटेंशियल का बंटवारा देखना है, तो क्योंकि पोटेंशियल यहां फॉर्मूले से ही दिख रहा है इनवर्स रिलेशनशिप में, मतलब इस पे जो पोटेंशियल होगा ये डिसाइड करेगा, इस पे जो पोटेंशियल होगा ये डिसाइड करेगा। समझ में आया? समझ में आया? ऐसे याद रखोगे, मजा आ जाएगा। साथ ही साथ पैरेलल में है, पैरेलल में है ये C1 और ये C2, तो भाई दोनों का पोटेंशियल तो सेम ही होगा, ठीक है। चार्ज वेरी करेगा, इधर Q1 होगा, इधर Q2 होगा। अब इसमें ये चीज कांस्टेंट हो गई, ये चीज कांस्टेंट हो गई, तो वेरी क्या करेंगे, ये दोनों, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब Q2 C2 पे डिपेंड होगा और Q1 C1 पे डिपेंड होगा। तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q, और Q2 की वैल्यू आ जाएगी C2 C1 प्लस C2 इंटू Q। देख लो, तुम्हें कितने बढ़िया तरीके से मैंने पूरा तोड़ के बता दिया, और देखो ये कितना हैंडी, कितना हेल्पफुल होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तुम्हें करने की जरूरत नहीं, तुम ये देख के ही बता सकते हो। समझ रहे हो? बड़े ध्यान से इस चीज को देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। समझो, बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे इतने आसानी से हो जाएंगे ना, तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। नहीं, समझ में तो आएगा, तुम ही कर रहे हो तो समझ में तो आएगा, लेकिन फॉर्मूले याद रख लो यार, बात मानो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं ज्यादातर तो, मैं हूं ही नहीं वैसा बंदा जो फॉर्मूले फिजिक्स में याद रखना है विश्वास रखे, मुझे खुद याद नहीं होते, बात मानो। लेकिन तुम मेरे से रात के 3 बजे भी उठा के पूछोगे सर ये फिजिक्स समझा दो, मैं समझा दूंगा, क्योंकि मैंने फिजिक्स को समझा है, मैंने फील किया है। मैंने फिजिक्स को रट लिया होता तो मैं कब का भूल चुका होता। समझ रहे हो? तो फिजिक्स फील करने वाले सब्जेक्ट, हालांकि इतने कम अंतराल में हम ये फीलिंग और ये समझने में नहीं जाते हो, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो इसको याद कर लो, बात मानो, बहुत हेल्प मिलेगी। सीरीज में कभी भी पोटेंशियल का बंटवारा देखना है, इससे निकालोगे। पैरेलल में कभी भी चार्ज का बंटवारा निकालना है, इससे निकालोगे। ये मत पूछना पैरेलल में पोटेंशियल का बंटवारा कैसे निकालूंगा, वो तो सेम ही रहेगा। या ये मत पूछना सीरीज में चार्ज का बंटवारा कैसे निकालूंगा, वो तो सेम ही रहता है, ठीक है। तो अब यहां क्या पता करना है, यहां पे तुमने अभी जस्ट पता किया कि टोटल चार्ज 125 मिली कूलम यहां से बढ़ रहा है, 125 मिली कूलम यहां से निकला हुआ है, वो जा रहा है, ढूंढ रहा है लोगों को कि कहां जाऊं मैं, ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है बिल्कुल। तो ढूंढ रहा है मैं कहां जाऊं, तो देखो ध्यान से देखो, इस पूरे के कॉम्बिनेशन पे, इस पूरे के कॉम्बिनेशन पे टोटल चार्ज कितना आ रहा है, 125 मिली कूलम। अब बताओ चार्ज पैरेलल में कैसे बढ़ता है भाई, इधर जो Q1 जाएगा ना और इधर जो Q2 जाएगा, तो Q1 और Q2 किस हिसाब से बटेंगे, Q1 और Q2 इस हिसाब से बटेंगे, C1 के हिसाब से बटेंगे, क्योंकि पैरेलल में Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है C पे, अगर वोल्टेज सेम हो तो यानी Q1 की वैल्यू हो जाएगी C1 अपॉन C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू कितनी थी, C1 की वैल्यू थी सर 15, 15 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 10 यानी 15 बाय 25, 15 बाय 25, 15 बाय 25 इंटू टोटल चार्ज कितना है 125, ये आ गया Q1। ऐसे ही Q2 बता सकते हो, Q2 बता दूंगा। Q2 किस पे डिपेंड करेगा, C2 पे। C2 कितना है, C2 है मेरा, C2 मेरा 10, तो 10 बटे 25 इंटू 125, वैल्यू मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूं और आप निकाल लोगे। और भाई Q3 मत पूछ के मेरे को शर्मिंदा करो, Q3 तो 125 के बराबर ही होगा क्योंकि उतना ही जा रहा है, तो ये तो 125 मिली कूलम है, ठीक है, ओके। आपने निकाल दिया Q1 Q2, देख लो फॉर्मूला पता है कैसे सट से एक लाइन में आंसर है। ऐसी अब पोटेंशियल बताओ, तो पोटेंशियल भाई जितना इसके अक्रॉस होगा उतना मतलब ये बेसिकली इस C1 के जितना अक्रॉस होगा उतना C2 के अक्रॉस होगा, क्योंकि पैरेलल में, तो C1 और C2 पे तो बराबर होगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं भाई V1 और V2 बराबर रहेंगे, और इनका कितना हो जाएगा, तो इनका समझने के लिए क्या करूंगा मैं, इसके कॉम्बिनेशन को देख, 10 और 15 का कितना आया था, 25 आया था, तो मेरे पास दो कैपेसिटर ऐसे थे, ये 25 था, ये 25 था,
तो यहाँ तो देखो काफी आसान केस हो गया, क्योंकि आधे बराबर बराबर है तो 10 वोल्ट पूरा आधा आधा बढ़ जाएगा, V1 V2 V3 भी बराबर होगा और सब 5 के बराबर होगा, ठीक है, 5 5 5 वोल्ट। लेकिन अगर कल को बराबर नहीं होते, ये 20 होता है 30 होता है, तो सिंपल कैसे बताते, ये 20 है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो 20 पे डिपेंड नहीं करेगा, इस 30 पे करेगा। 30 मतलब 30 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 30 इंटू 10 वोल्ट। समझ में आ रहा है? तो पोटेंशियल का बंटवारा इस हिसाब से होगा। समझ में आया? देखो कितना बढ़िया तरीके से सॉल्व किया, बस इस पर्टिकुलर एनालिसिस को याद रखना, ये फॉर्मूला चार्ट समझ जाओगे, कैपेसिटर के क्वेश्चन कभी भी तुम्हें समस्या नहीं देंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का क्या फंडा है, हमें पता करना है पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, पोटेंशियल एट पॉइंट ओ। कोई नहीं, अभी कर देते हैं, 2 सेकंड लगेगा। कैसे पता करोगे भाई? तो देखो ये हाई पोटेंशियल पे, लो पोटेंशियल पे तो ऑब्वियसली चार्ज यहां से कुछ जाएगा, सपोज Q जा रहा है, फिर वो चार्ज का कुछ पोर्शन इधर जाएगा, सपोज Q1 जा रहा है, और बाकी बचा वो पोर्शन इधर जाएगा, तो वो किधर कितना जाएगा भाई, वो Q में से Q1 बाहर चला गया तो इतना बच जाएगा। Q इधर से आ रहा था, Q1 इधर चला गया तो Q माइनस Q1 इधर चला गया, सिंपल। अब क्या करना है, अब सिंपल ये करना है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा। समझ में आया? ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ गया। अब अगर समझ में आ चुका है तो आप लोगों को करना क्या है, देखो, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। बेसिकली यहाँ पे इस मेथड में क्या करते हैं, जो भी मेरा इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस है ना, जो भी मेरा इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस है, इनिशियल क्या है 6, तो 6 में से 2 घटा, पहले मैं इस लाइन के अक्रॉस जा रहा हूँ, इसके अक्रॉस जा रहा हूँ, तो एक जगह मिला मेरे को ये पॉजिटिव प्लेट मिली, यानी कि C1, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ओके। सो 6 माइनस 2 विल बी इक्वल टू Q अपॉन इसका जो कैपेसिटेंस कितना है 60, प्लस दूसरे की क्या मिली, यहाँ है C2 ना, तो Q1 डिवाइडेड बाय 20। समझ में आ रहा है? ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस 6 माइनस 2। क्लियर? एक तो इक्वेशन यहां से मिल जाएगी, इसको कम करते 3 और 3 कर देते, तो हो गया 60 हो जाएगा, 60 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 60 इज 240, 240 इज इक्वल टू Q प्लस 3 टाइम्स Q1। देखो भाई, एक इक्वेशन तो यहां से बन गई, दूसरी कहां से बना लोगे? दूसरी इस रास्ते को फॉलो करते हैं, चाहो तो तुम इस रास्ते को फॉलो कर सकते हो, इनिशियल माइनस फाइनल कर देना LHS पे। अब यहाँ पे भी भाई इनिशियल माइनस फाइनल, 6 में से 3 गया, तो 6 में से 3 गया विल बी इक्वल टू, यहाँ से जा रहे हो तो आपका जो टोटल Q डिवाइडेड बाय कितना आया 60, प्लस यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ जाएगा Q माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 30, Q माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 30। क्या करना, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 6 3 बचेगा, 3 इंटू 60 180 हो जाएगा, तो 180 विल बी इक्वल टू कैपिटल Q प्लस यहाँ कितना आ गया, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे 2Q और ये Q 3Q हो जाएगा, 3Q प्लस 3Q माइनस 2Q, 3Q माइनस 2Q1, 3Q माइनस 2Q1 है ना, 3Q माइनस 2Q1 हो जाएगा, और ये तो इधर चला गया। ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ से आ गई, एक इक्वेशन वहां से आ गई, एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। कैसे करोगे? एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं, काम ये करते हैं, Q की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि Q की वैल्यू निकाल लोगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल पता है, ऐसे इससे भी पता चल जाएगा, Q1 भी निकाल लोगे तो भी पता चल जाएगा। तो एक काम ये करो कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, और उसको इससे डिवाइड कर, माइनस कर दो, ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को घटा दो, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को घटा दो। समझ में आ रहा है? इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को घटाने से ये 3Q कैंसिल हो जाएगा, और 240 इंटू 3 माइनस 180 कितना हो जाएगा भाई, बड़ी भयंकर सी हो गई, तो 24 इंटू 3 इज 48, 72, 720 में से 180 जाएगा, कितना बचेगा 52, तुम्हारा 54, 540, तो ये बचेगा 540। समझ में आया? एक बार और चेक कर ले यार, एक बार और चेक कर लेते हैं। तो 240 में से 480 बचा, और 480 में 60 और जोड़ दोगे तो 540, बिल्कुल सही, एकदम सही बोला, एकदम सही बोला। अब यहाँ पे 9Q1 माइनस 9Q1 में माइनस वो कर दोगे तो 2Q1 ऐड हो जाएगा, तो 11Q1 आ गया। ओके, तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई?
Q1 is turning out to be 540/11 मिलीकूलम, है ना, मिलीकूलम है ना, सॉरी माइक्रोकूलम। देखो अगर एरर हो तो माफ करना, क्योंकि मैं तो फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, हमें अप्रोच समझनी फिजिक्स की, मैथमेटिकल एरर तो हो जाती कभी कभी, वैसे नहीं है, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू ये आ गई। अब Q1 की वैल्यू ये आ गई तो क्या मैं इस पोटेंशियल को निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। इस पोटेंशियल को VO बोल देता हूं। तो वही वापस इनिशियल माइनस फाइनल कर दो। जगह की थोड़ी क्रंच हो गई यार, हाँ नहीं यहाँ कर सकते ना। इनिशियल VO माइनस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से मैं पास होऊंगा तो चार्ज कितना आ गया, Q1 की वैल्यू आ गई 540/11, तो 540/11 होल डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। सो ये इससे जाएगा, ये 27 से जाएगा, 2 उधर चला जाएगा तो VO की वैल्यू कितनी आ गई, 27 प्लस 22/11, ये आ गया मेरा 49/11 वोल्ट। 49/11 वोल्ट मतलब समवेयर अराउंड 4.4 समथिंग है, 4.4 वोल्ट, ठीक है। ये आ गया इसका पोटेंशियल। क्लियर है, समझ में आया? तो भाई देखो इस तरीके से मुझे निकालना है, इस तरीके से मैं एनालिसिस करूंगा, ठीक है। कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताओ, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। 3Q, 3 इधर आ गया, 16 × 3 180 हो गया, 3Q माइनस 2Q हो गया, तो 3 मल्टीप्लाई किया, 9Q1 प्लस Q2Q 11Q1, ठीक है, सही है, सही है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से निकालते हैं। आपको बेसिकली अप्रोच जानने से मतलब होना चाहिए, अप्रोच कैसे करते हैं। चलो व्हीटस्टोन ब्रिज के कुछ केसेस देखते हैं सैंपल से। सो इन द फॉलोइंग सर्किट्स इफ C1 is to C2 is equal to C3 is to C4, then potential difference across C and E will be, potential difference across C and E will be how much? So C और E के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा जीरो रहता है। देखो स्टैंडर्ड डायग्राम बताऊं तो कुछ इस तरीके का रहता है, ठीक है, ये रहता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, लेकिन इसके अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स बना के आपको कंफ्यूज कर देते हैं। तो स्टैंडर्ड तो देखो ये है, स्टैंडर्ड जो किताबों में मिलेगा वो ये है, लेकिन ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। तो देखो C1 is to C3 अगर C2 is to C4 के बराबर है, या फिर आपका C1 is to C2 C3 is to C4 के बराबर है, तो सिंपल सा केस ये बन जाता है कि भाई C5 के थ्रू कोई भी करंट नहीं जाता। मतलब या तो C1 is to C3 C2 is to C4 के बराबर, यहीं से देख सकते हो C1 is to C3 equals to C2 is to C4, या तो ये हो या फिर ये जो नीचे लिखा हुआ है वो हो, ठीक है। दोनों ही केसेस में इसके थ्रू कोई भी करंट नहीं जाता, कोई चार्ज नहीं जाएगा, तो ये रह के भी किसी काम का नहीं, इसको हटा देते तो फाइनली अब देखो ये दो सीरीज में और बाकी कॉम्बिनेशन पैरेलल में। सेम केस यहाँ पे भी C1 is to C3 अगर C2 is to C4 के बराबर है तो इसके थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा, या फिर इसका रेशियो इनके रेशियो के बराबर है तो कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक है। अगला ये भी एक सिनेरियो वही है, ये भी एक वैसी केस है कि अगर C1 is to C3 C2 is to C4 के बराबर है तो इसके थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा, इसको हटा देते तो फाइनली वही सिनेरियो बन जाता है, ठीक है। सो ये मेरा CA भी आता है। ये कुछ तीन एक स्टैंडर्ड था, दो वेरिइंग वर्जन्स थे जो कि यूज होते हैं, वो भी व्हीटस्टोन ब्रिज के ही केसेस हैं, तो प्लीज ध्यान देना, इसमें काफी स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, ठीक है। ओके सर, चलो ये प्लेट का कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालते हैं। द फिगर शोज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 मेटालिक पैरेलल प्लेट्स हैविंग अ डिस्टेंस D बिटवीन देम। 4 प्लेट है जिनके बीच में डिस्टेंस D है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना जहां पे D की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी, D की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है, ठीक है, D की वैल्यू बहुत ही ज्यादा छोटी है। ओके कोई नहीं, चलो पता करते हैं। सो किस तरीके से इसको पता करेंगे, इसका एनालिसिस देखो बेसिकली ये होता है कि इसको सॉल्व करने के लिए एक प्लेट को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, एक प्लेट को मैं नेगेटिव मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे A और B टर्मिनल दिए, मैं मान लेता हूँ ये जो A है बेसिकली एक बैटरी के थ्रू कनेक्टेड है B के साथ, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव हो गया। अब ये पॉजिटिव हो गया तो भाई इससे जुड़ी ये प्लेट भी पॉजिटिव हो गई, ये प्लेट भी पॉजिटिव हो गई, ये प्लेट नेगेटिव हो गई, ये प्लेट नेगेटिव हो गई। अब देखो जरा ध्यान से, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। अब तो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है क्या? बिल्कुल होती है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये होगी, ऐसी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है क्या? हाँ बिल्कुल। तो एक कैपेसिटर तुम्हारा यहां बन गया, एक कैपेसिटर तुम्हारा यहां बन गया, ये जो दो कैपेसिटर एक दूसरे के पैरेलल है। मतलब यही जो तुम स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, बेसिकली क्या है ये स्ट्रक्चर इज जस्ट इक्वल टू
दिस थिंग ओवर है। समझ में आया? क्लियर है? अब इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा C1 A एप्सिलॉन नॉट बाय D, और ऐसे ही इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो बताओ दो कैपेसिटर अगर पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट कितना होता है? दो अगर पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू C1 plus C2, दैट मींस 2 times A एप्सिलॉन नॉट बाय D। समझ में आया? क्लियर है? तो ये पैरेलल का कॉम्बिनेशन और पैरेलल के कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये रहा, दैट इज 2 times A एप्सिलॉन नॉट बाय D। क्लियर कट? कोई समस्या नहीं है? ओके चल बढ़िया। अब आते हैं भाई कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक के कॉन्सेप्ट पे कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब की एंट्री से क्या फर्क पड़ जाता है कैपेसिटर को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो एक कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक जब इंट्रोड्यूस करते हैं ना तो होता क्या है कि उसकी कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ जाता है, उसकी कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ जाता है। समझ रहे हो? उसका कैपेसिटेंस वेरी हो जाता है। बेसिकली तुमने एक मीडियम डाल दिया, पहले जो कि फ्री स्पेस था उसमें मीडियम डाल दिया। समझ रहे हो? जैसे कि मान लो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चार्जेस थे भाई, यहाँ पे प्लस 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 प्लस, नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब इसमें तुमने ठूस दिया, इसमें तुमने ठूस दिया एक डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक मतलब एक अलग मीडियम का सब्सटेंस ठूस दिया। तो उससे होगा क्या कि यहाँ पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड थी ना, उसकी वजह से इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर के पॉजिटिव चार्जेस इधर इंड्यूस हो जाते हैं और नेगेटिव चार्जेस इधर इंड्यूस हो जाते हैं। किसकी वजह से था ये था भैया, आपने ये जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी एक चल रही थी इस कैपेसिटर के अंदर, चल रही थी कि नहीं? बिल्कुल चल रही थी, कोई डाउट ही नहीं चल रही थी, बिल्कुल चल रही थी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्जेस डाइलेक्ट्रिक के इधर हो जाते हैं, नेगेटिव इधर हो जाते हैं। देख लो ये पोलर स्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट हो जाता है, डाइपोल्स बन जाते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्जेस टुवर्ड्स राइट हो जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाते हैं। अब इनकी इस हिसाब के अरेंजमेंट की वजह से अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होने लगती है इस डायरेक्शन में। देखो एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गई। समझ रहे हो? क्योंकि अंदर चार्जेस तुम्हारे रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, और उससे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना अंदर, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अंदर, वो बाहर वाली मतलब जो ई थी माइनस, जो बाहर वाली ई थी माइनस ई इंड्यूस के बराबर हो जाती है। ठीक है, मतलब इंड्यूस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से घटाना पड़ता है तो ये नेट हो जाती है। और जो नेट है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है वो मैं बता दे रहा हूं। मैग्नीट्यूड जो हो जाता है नेट का, दैट इज इक्वल टू जो ओरिजिनल थी डिवाइडेड बाय के के बराबर। ठीक है, जहां के क्या है? के है तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के है तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? ई की वैल्यू कितनी होती है? ए बाय के। अब ये ई बाय के हो जाती है, तो इंड्यूस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है? E induced is actually equal to how much? That is equal to E 1 minus 1 by K, 1 minus K। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बेसिकली क्या होती है भाई? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ये बेसिकली आपका रिलेटिव परमिटिविटी बोलो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो। इसकी वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है? तो K की वैल्यू लाइज फ्रॉम 1 till infinity, 1 till infinity। जब ये इंफिनिटी हो जाती है, जब ये इंफिनिटी हो जाती है, इंफिनिटी किस केस में होती है? मेटल्स में इंफिनिटी हो जाती है फॉर मेटल्स, मतलब कंडक्टर्स के लिए। कंडक्टर्स के लिए के की वैल्यू इंफिनिटी है, तभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो हो जाती है जब भी मैं कंडक्टर्स की बात करूं। समझ में आ रहा है? और बाकी सब में थोड़ी कम हो जाती है। तो आप देख सकते हो किस हिसाब से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। साथ ही साथ जो सिग्मा भी होते हैं ना, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करूं, सिग्मा इंड्यूस भी इसी रिलेशन से रहते हैं। सिग्मा जो बाहर है इंटू 1 माइनस 1 बाय के, इतने इंड्यूस्ड हो जाते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी इतनी हो जाती है। अब इसके ओवरऑल होने की वजह से इफेक्ट क्या आता है? ग्राउंड रियलिटी की बात करो सर, कैपेसिटेंस वगैरह इन सब पे, तो भाई कैपेसिटेंस जो तुम्हारा नया है वो के टाइम्स सी हो जाता है। कैपेसिटेंस यहाँ बढ़ जाता है क्योंकि वैल्यू ऑब्वियसली 1 से इंफिनिटी के बीच में, मतलब कुछ भी तुम सी से मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्टली न्यूमरेटर में तो पुरानी वैल्यू से तो ज्यादा ही होगा, तो कैपेसिटेंस नया जो होता है पुराने से ज्यादा होता है। ठीक है, के डैश की वैल्यू कितनी है? के टाइम्स सी के बराबर हो जाती है। कैपेसिटेंस सिनेरियो में बढ़ जाता है जैसे तुम डाइलेक्ट्रिक को एक कैपेसिटर के अंदर इंट्रोड्यूस करते हो तो।
ठीक है, ओके। अब इसी से पूरी कहानी है और इसके बारे में हम समझेंगे, इसके बारे में हम समझेंगे। चलो आओ देखते हैं। तो सपोज एक डाइलेक्ट्रिक था, एक डाइलेक्ट्रिक था, उसमें तुमने एक कैपेसिटर को डाल दिया। अब चेंजेस क्या क्या आ गए इससे? इससे चेंजेस क्या क्या आ गए? तो चेंजेस की बात कर लेते हैं। कैपेसिटेंस जो तुम्हारा हुआ वो K टाइम्स C हो गया। नया कैपेसिटेंस कितना हो गया? K टाइम्स C हो गया। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो E बाय K हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? E बाय K के बराबर हो गई। ये सिनेरियो हुआ है जब मैंने बैटरी से कनेक्ट नहीं करके रखा है, जब मैंने बैटरी से कनेक्ट नहीं करके रखा है। तो पोटेंशियल की अगर बात करूंगा, नया V डैश भी तुम्हारा V बाय K हो जाएगा। समझ रहे हो? ये भी विदाउट द कनेक्शन, नॉट कनेक्टेड विद बैटरी का केस है, नॉट कनेक्टेड विथ बैटरी का केस है। ठीक है, नॉट कनेक्टेड विद बैटरी, ऐसे प्लेन था और इसमें तुमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया K का। ठीक है, तो ये देख लो ऐसे वेरिएशन हो रहे हैं। V डैश आपका V बाय K हो गया। चार्ज की बात करूं तो भाई देख, चार्ज तो सेम ही रहेगा, चार्ज तो सेम रहेगा, क्योंकि चार्ज के आदान प्रदान, बढ़ाने घटाने जो भी करना है तुम्हें चार्ज के साथ करने के लिए बैटरी की आवश्यकता है। बैटरी नहीं है तो चार्ज को कोई नुकसान नहीं है, जितना था उतना ही रहेगा। पहले क्यू था, बाद में भी क्यू रहेगा, उसको कोई नहीं हिला सकता। जाएगा कहाँ? रास्ता दोगे तभी तो चार्ज हिलेगा, हवा में थोड़ी ट्रैवल कर जाएगा। ये डाइलेक्ट्रिक से थोड़ी बोलेगा भाई थोड़ा कंधा देना मेरे को, उस तरफ जाना, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, वो फ्री स्पेस में थोड़ी ऐसे रैंडमली मूव करेगा, उसके लिए वायर चाहिए। और तुम क्योंकि कनेक्टेड ही नहीं हो, यहाँ पे टूटा हुआ है, यहाँ पे टूटा हुआ है, तो बेसिकली चार्ज जितने थे उतने के उतने रहेंगे। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी की बात कितनी करेंगे? एनर्जी देखो, एनर्जी हो जाएगी मेरी मैं C और इसका फॉर्मूला यूज करूंगा Q स्क्वायर बाय C डैश से। ठीक है, तो हो जाएगा हाफ Q डैश होल स्क्वायर बाय C डैश। ठीक है, तो अब तुम देख सकते हो, अब तुम देख सकते हो कि Q डैश मेरा क्या है? Q डैश तो मेरा सेम ही है, C डैश कितना हो गया? K टाइम्स C। यानी एनर्जी जो है, एनर्जी डैश जो है वो अपने पुरानी एनर्जी का बाय K टाइम्स हो जाएगी। एनर्जी घट जाएगी, एनर्जी क्या होगी? घट जाएगी, एनर्जी घट जाएगी भैया। Q डैश तो सेम ही है, C क्या है? C बढ़ रहा है तो एनर्जी घट जाएगी। सबके बारे में बात कर ही ली ऑलमोस्ट? हाँ जी, सबके बारे में आपने बात कर ली, बिल्कुल। तो याद रखना, ये आगे भी अभी देखोगे विदाउट बैटरी कनेक्शन करने पे क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसको दोबारा नहीं बताऊंगा, यही आपको याद होना चाहिए। ठीक है सर, बढ़िया। अब अगर डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे रखे हुए हैं, सपोज ये मेरी कैपेसिटर प्लेट्स हैं, ठीक है, ये और ये मेरी क्या है? दीज आर माय कैपेसिटर प्लेट्स। ठीक है, ये कैपेसिटर प्लेट्स है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, और ये मैंने 3 डाइलेक्ट्रिक्स डाल दिए। कौन कौन से? एक तो ये डाल दिया भैया गरीब को, एक ये डाल दिया गरीब को, और एक ये डाल दिया गरीब को। ठीक है, 3 दिख रहे हैं आपको, K1 K2 K3। अब इसकी वजह से जो, और पूरे भर दिए मैंने, यहां से लेके यहां तक पूरे भर दिए, n भर दिए मान लो। तो जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस होता है कितना हो जाता है, उसका फॉर्मुलेशन है, डायरेक्ट रटवा रहा हूं, ये E नहीं है, एप्सिलॉन नॉट है। देखो ये रहा फॉर्मूला, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K1 K2 डॉट 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 प्लस Tn अपॉन Kn, जहां पे T1 उसकी विड्थ डिवाइडेड बाय उसका जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है। इसी को यूज करके एक ये केस बताता हूं कि सपोज जैसे मान लो एक मैंने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसकी विड्थ है T और टोटल इसका डिस्टेंस कितना था D, तो इसका कितना हो जाएगा इफेक्टिव कैपेसिटेंस? तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस इसका हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय, भाई कितनी डिस्टेंस पे? एक तो T है और इसका कैपेसिटेंस कितना है K, सो T बाय K, और बाकी कितना रीजन बच गया? बट D में से T बचा है, D में से T को तुमने हटा दिया तो बचा कितना? D माइनस T। वो D माइनस T थोड़ा बहुत यहाँ होगा, D माइनस T थोड़ा बहुत यहाँ होगा, तो अल्टीमेटली पूरे रीजन में क्या है? वैक्यूम है, तो बाकी रीजन का D माइनस T, और उसके K की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है कि नहीं? ये जो बताया था पिछले केस में, ये K1 किसके लिए होता है? 1 होता है फॉर वैक्यूम। ठीक है, इन्फिनिटी होता है फॉर मेटल्स कंडक्टर्स, 1 होता है वैक्यूम के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो एक स्टैंडर्ड केस है, ये भी याद रख लो, डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस ऐसे तरीके से वेरी करता है। ठीक है, ओके, अगर पूरा डाल दिया तब तो A K एप्सिलॉन नॉट बाय D हो जाएगा। पूरा भर दिया तुमने तो A K एप्सिलॉन नॉट बाय D हो जाएगा। लेकिन अगर पूरा नहीं भरा है, पूरा अगर नहीं भरा है
अगर तुमने थोड़ा सा रीजन भरा है तो ये फॉर्मुलेशन यूज होता है, इस तरीके से तुम निकालोगे। ठीक है, ओके। इसी में एक पैरेलल कॉम्बिनेशन भी होता है, ये सीरीज था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि ये पैरेलल प्लेट्स हैं, यहां पे ऐसे रख दिया, ठीक है। इसका एरिया ले लिया भाई A1, इसका है K1, ये लेंथ तो D है। इसका एरिया ले लिया इन्होंने A2 और ये हो गया K2, ऐसे डॉट डॉट डॉट। इसका एरिया ले लिया AN और ये हो गया KN। समझ रहे हो बात को? ये बिटवीन A एंड B। क्लियर है? तो ये 3 कैपेसिटेंस हो गए, एक ये, ठीक है। तो 3 कैपेसिटेंस हो गए। अब इसमें क्या रहता है, तो इसमें बेसिकली आपका, क्योंकि पैरेलल में है तो C इक्वलेंट बेसिकली वही मेरा C1 प्लस C2 डॉट 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 CN तक जोड़ना है, यानी कि A1 K1 एप्सिलॉन नॉट बाई D प्लस A2 K2 एप्सिलॉन नॉट बाई D, ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो फाइनली कितना आ जाएगा, A1 K1 प्लस A2 K2 प्लस डॉट 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 प्लस AN KN होल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट बाय D। ये आ गया मेरा C इक्विवेलेंट। समझ में आया? देखो कितनी आसानी से बता दिया, कितना इजीली बता दिया, ठीक है। सो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिफाइन करते हो, इस तरीके से आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को डिफाइन करते हो भाई लोगों, ठीक है। ये होता है पैरेलल में। तो आप इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये कैसा है, ये सीरीज में सर आप निकाल सकते हो क्या आंसर? बिल्कुल, D/2 करेंगे और यहाँ पे 2D/K। मैं इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ, आपको आंसर नहीं बता रहा। चलो बता देता हूँ यार, परेशान हो जाओगे तुम लोग। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, यही कर देते हैं। C इक्विवेलेंट पहले केस में कितना आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट होल डिवाइडेड बाय D/2, क्योंकि इसका 2 है और इसका 2D/1। अब यहां से आप निकालना आंसर, ये हो गया मेरा C इक्विवेलेंट। यहां से सॉल्व कर सकते हो आप। इसकी बात करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें C इक्विवेलेंट, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। अभी देखूंगा केस जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों होंगे। ये पैरेलल है तो इसमें कितना हो जाएगा, A/2 2, क्योंकि इसका K1 है, A/2 K1 एप्सिलॉन नॉट बाय D प्लस इसका कितना है, इसका भी A/2 इसका K2 है 1 एप्सिलॉन नॉट बाय D। देख ली, ये रहा C1 प्लस C2, नॉर्मली C1 प्लस C2। समझ आ गया? क्लियर है? चलो सर बढ़िया। नेक्स्ट केस, इसमें क्या कर देंगे सर, इसमें कैसे करोगे? तो इसमें बेसिकली देखो ऐसे करते हैं, ये ऊपर एक प्लेट है, नीचे एक प्लेट है। हमें K1 को बेसिकली 2 भाग में बांट देते हैं, ठीक है। और K1 को 2 भाग में बांट देते ना, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले इन दोनों का निकालेंगे, ये दोनों किस में है, ये दोनों सीरीज में, और फिर उसके साथ इसका पैरेलल में ले लेंगे। क्लियर कट बात, ठीक है। ये दोनों किस में है, पैरेलल सीरीज में, और उसका फिर पैरेलल में लेने K1 के साथ। तो इन दोनों का कितना है, C1 इसका C2 मान लो, इसका C3 मान लो, ठीक है। तो C2 C3 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट ऑफ C2 एंड C3 कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इसका हो जाएगा A2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि देखो इन दोनों का एरिया A2 है, A2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D1/K1 प्लस D2/K2, ठीक है। और जो फाइनल नेट कैपेसिटेंस आएगा, नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, उससे मुझे C इक्विवेलेंट जो ऊपर लिखा है इसके साथ ऐड किसको करना है, A1 K1 एप्सिलॉन नॉट बाय D, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ वैल्यूज नहीं है इसलिए मैं ऐड नहीं कर रहा है, बस इसको इससे ऐड करना है, इसको इससे ऐड करना है, ठीक है। C इक्विवेलेंट तो ये रहा, इससे आपका नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक आपको अप्रोच समझ में आ रही है, अप्रोच समझ में आ रही है तो आंसर बड़े आसानी से आप निकाल पाओगे, ठीक है। अब देखो, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, यस। तो इसमें क्या रहता है, ये केस है, ठीक है, ये केस है इंपॉर्टेंट। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक लिया, ये बैटरी के साथ कनेक्टेड था, ठीक। अब इसमें मैंने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया,
एक डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया। ये मैंने डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया। अब इससे क्या होगा देखो, यहाँ पे आपके इसके सारी इसकी C था, ठीक है, इसके पास Q था, इसके पास V था। अब यहाँ पे बेसिकली C डैश Q डैश V डैश हो जाएगा, ठीक है। अब वही बातें करनी, क्या चेंजेस आएंगे। तो देखो C डैश तो परमानेंट यार, वो तो K टाइम्स C होगा ही होगा, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। C डैश तो K टाइम्स C होगा। इस केस में होता क्या है कि क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है ना वो तो V रहेगा, वो तो चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड तो V डैश V रहता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको याद रखनी है। क्यों? क्योंकि बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी कनेक्ट रहेगी तो भाई पोटेंशियल एकदम मैंडेटरी है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, V डैश V के बराबर ही रहेगा, ठीक है। Q डैश की अगर बात करूं मैं कि Q डैश कैसे वेरी करेगा, सो Q डैश नाउ विल बी इक्वल टू C इंटू V डैश होता है ना, C डैश इंटू V डैश। तो यहाँ पे Q डैश कितना हो जाएगा, हो जाएगा CV KCV, समझ रहे हो। मतलब Q डैश बेसिकली कितना हो गया, Q डैश इज नाउ टर्निंग आउट टू बी K टाइम्स Q। Q डैश बढ़ गया, मतलब और ज्यादा चार्ज मंगाया गया है, और ज्यादा चार्ज मंगाया गया है बैटरी से भैया। और ज्यादा चार्ज, कितना एक्सेस चार्ज मंगाया है, एक्सेस चार्ज जो मंगाया गया है वो कितना हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी Q डैश माइनस Q, यानी K माइनस 1 इंटू Q। इतना चार्ज मंगाया है भाई इन्होंने, इतना चार्ज मंगाया है, देख रहे हो। तो चार्ज इसमें बुलाया जाता है। एनर्जी की ऐसी बात कर लेंगे तो एनर्जी कैसे निकाल सकते हो, हाफ CV स्क्वायर से आप निकाल सकते हो कि क्योंकि आपकी एनर्जी की बात भी कर लेते चलो। एनर्जी, एनर्जी डैश कितना हो जाएगा, हाफ C डैश V डैश होल स्क्वायर। अब C डैश तो K टाइम्स C है और V डैश तो V ही है, तो बेसिकली क्या हो गया, एनर्जी डैश इज बेसिकली K टाइम्स E। यहाँ पे एनर्जी बढ़ गई, यहाँ एनर्जी बढ़ गई। अनलाइक द प्रीवियस केस जिसमें क्या हुआ था, एनर्जी घट गई थी। समझ में आ रहा है, एनर्जी वहां क्या हुआ था, यहाँ एनर्जी घट गई थी भाई। वहां पे एनर्जी तुम्हारी घट गई थी जब बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं था। यहाँ बैटरी के साथ कनेक्टेड है तो एनर्जी बढ़ गई है, समझ रहे हो। और बढ़नी भी चाहिए, बढ़नी तो चाहिए। अब कितनी एनर्जी बढ़ गई है तो एनर्जी बढ़ गई है मेरी के बाद में इतनी है, इनिशियल कितनी, तो इंक्रीज एनर्जी, इंक्रीज्ड एनर्जी कितनी है, इंक्रीज्ड एनर्जी हो जाएगी तुम्हारी K माइनस 1 इंटू ई के बराबर, ठीक है। मतलब इनिशियल ई डैश माइनस ई है, ये बेसिकली क्या है मेरा, ई डैश माइनस ई, तो बस वहां दिया हुआ है ई डैश माइनस ई मेरा K माइनस 1 इंटू ई के बराबर है, ठीक है। तो ये मेरी एनर्जी है जो कि इंक्रीज कर जाती है, ये मेरी एनर्जी है जो कि इंक्रीज कर जाती है। और ये इंक्रीज्ड एनर्जी कहाँ स्टोर हो रही है, ये इंक्रीज्ड एनर्जी स्टोर हो जाएगी कैपेसिटर प्लेट्स के अंदर, ठीक है। सो आई थिंक ये पूरा केस तुम लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ गया कि बैटरी कनेक्ट होगी तो क्या चेंजेस आएंगे, याद रखना। अब इसका दूसरा केस होता है जब रिमूवल ऑफ द बैटरी, बैटरी नहीं रहती। तो बैटरी नहीं रहती उसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दोबारा एक बार एकदम स्टार्टिंग में ही पढ़ा था हमने। बैटरी यहाँ से कनेक्टेड नहीं है, देख रहे हो, बैटरी यहाँ पे स्विच ओपन है। अब स्विच ओपन है, तुमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। तो अब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो इसमें क्या एनालिसिस रहता है भाई, इसमें C डैश आपका वही K टाइम्स C हो जाता है, आपका जो पोटेंशियल है वो V बाई K हो जाता है, ठीक है। Q डैश तो सेम ही रहता है। एनर्जी के साथ क्या होता है, एनर्जी आपकी E बाई K हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे ही पॉइंटर्स हमने स्टार्टिंग ऑफ द स्लाइड में डिस्कस किए थे एंड आई थिंक आप सभी को वो चीज़ें याद होंगी। तो बस यार फिर इसके साथ ही आज का सेशन हम कंप्लीट करते हैं। आई थिंक मैंने अपने वादे के अनुसार पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स हर एक चीज कवर की है। कुछ अगर मुझसे मिस हो गई हो या कुछ आप लोग चाहते हो मैं स्पेशली आप लोगों को पढ़ाऊं, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताओ। आई विल बी हाईली इंटरेस्टेड टू टीच यू पीपल। आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ रेलिवेंट चीजें भी बताओ, उससे हमें भी पता चलेगा कि यार आपको किस चीज की जरूरत है। बिकॉज आपके लिए ही वी आर डूइंग दिस, ठीक है। आपका एग्जाम निकले, आपका 2023 का अटेम्प्ट बहुत ही अच्छी तरीके से जाए एंड यू कैन एक्चुअली अचीव योर ड्रीम कॉलेज, ड्रीम गवर्नमेंट कॉलेज जहां आप जाना चाहते हो और आगे फ्यूचर में जो डॉक्टर बनना चाहते हो यार, वी वांट दैट। बहुत अच्छा लगता है, ट्रस्ट मी, व्हेन यू सिक्योर गुड रैंक एंड यू टेल अस
कि आपका बस एक लेक्चर हमें 4 या 5 नंबर भी दे गया, हमारे 5 सवाल भी कर गया, वील सी कि यार हाँ, हमारा जो इतना एफर्ट है वो वर्थ इट है। ठीक है? सो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में जहां पे हम स्टार्ट करेंगे, ट्रस्ट मी, नीट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा कोई साल नहीं जब इससे क्वेश्चन ना आया हो, और इतने क्वेश्चन भर भर के आते और इतना लड्डू चैप्टर है, तो उस सेशन को तो यार बिना किसी डाउट के आप लोग छोड़ना मत, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मिलते हैं अगले सेशन में जहां हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। टिल देन थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।